पत्रकार बंधुओं और यहाँ पे उपस्थित हमारे साथियों, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने आज यहाँ आकर हमारा मनोबल बढ़ाया और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाले हमारी आवाज़ सुनने के लिए। बड़े महीनों से एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ था कि एक ऐसे संगठन का गठन किया जाए जो लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचा पाए और सरकार की कुनीतियों पर कार्रवाई की जाए। पिछले 10 महीनों से काफ़ी ऐसे विषय मुद्दे हैं जो हम सरकार के साथ करना चाहते थे, पर सही मायनों पे उन मुद्दों पे कभी भी चर्चा ना हो पाई। परंतु आज आपके माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। इसी के करके हमने इस संगठन का निर्माण किया है। हम ट्रांसपोर्टर्स की आवाज़ हमेशा ही आप मीडिया भाइयों ने सरकार तक पहुंचाई है और उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। आज हम उन विषयों पे बात करेंगे जो काफ़ी देर से विलंबित हो रहे हैं सरकार की तरफ से, और उन पे चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारे ट्रांसपोर्ट जो वर्ग है यहाँ के हालात के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूँगा। ट्रांसपोर्ट वर्ग हमेशा ही एक ऐसा वर्ग रहा है जो हर मुसीबत में एक आम आदमी के काम आया है। हर एक ट्रांसपोर्टर जो अपना पहिया, अपना वाहन सड़क पर चला रहा है, वो सिर्फ एक अपना वाहन ही नहीं चला रहा, पर अपनी पूरी एक मेहनत, अपनी ज़िंदगी को सुबह से लेकर शाम तक जुड़ाता है। पर अफसोस ये है कि सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं जिसकी वजह से वो जो चक्का है, वो जो वाहन है, वो आज बेहाल हो चुका है। ये एक बड़ी अफसोसजनक स्थिति है। इसी के करते हमने एक संगठन जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया है, जिसके तहत जम्मू के वरिष्ठ ट्रांसपोर्टर्स और बुद्धिजीवी हमारे साथ जुड़े हैं, जो काफ़ी अनुभव के साथ आए हैं और उनके ही कहने पे ये संगठन का निर्माण हुआ है। हम लोग हमेशा एक शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के साथ टेबल टॉक में विश्वास रखते हैं। हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि कोई भी जो मुद्दा है वो सरकार के साथ एक सही मंच पर बैठ के सुलझाया जाए। इसी के करके इस संगठन का निर्माण हुआ है और आगे भी हम आपको इस प्रेस वार्ता में कुछ विशेष घोषणाएं और विषयों पे, मुद्दों पे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले इस संगठन जो हमने निर्माणित किया है उसकी एक मेंबर्स की सूची है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस सूची के तहत हमारे प्रमुख संचालक सरदार महेंद्र सिंह जी, जो कि मंच पर विराजमान है हमारे साथ, हम उनका कहने से अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपने एक अनुभव के साथ हमारी संस्था को ज्वाइन किया। उसके अतिरिक्त हम हमारे अध्यक्ष श्री देवेंद्र चौधरी साहब का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने एक इस मुद्दे पे, हमारे ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पे बात करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया और आप लोगों से साझा किया। इसके अतिरिक्त कुछ खास नाम ऐसे हैं जिनके लिए मैं आपको ये सूची काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं कुछ विशेष लोगों के नाम बताऊंगा, जैसे कि हमारे वाइस चेयरमैन श्री राजेंद्र शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित हैं मंच पर। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री दीपक शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित हैं। वाइस प्रेसिडेंट श्री सरदार शेर सिंह जी, श्री संजय सेठी जी, सरदार हरिंदर सिंह जी, श्री बाबा गोविंदर सिंह जी, श्री सरदार ऋषपाल सिंह जी, ये सभी हमारे उप प्रदक्ष हैं। इसके अतिरिक्त हमारे महासचिव
जिसकी भूमिका मैं खुद स्वयं निभा रहा हूँ। मेरा नाम अंकुर वैद है। तो ये बाकी सूची आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो विशेष मुद्दे हैं और जो कोई विशेष घोषणा है उसकी चर्चा हमारे अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार चौधरी जी आपसे प्रेस वार्ता में आगे चर्चा करें इसके बारे में। हमारी इस प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए कितनी टाइम निकाला है और हमेशा आप लोग ट्रांसपोर्ट के साथ खड़े रहते हैं और हमारे इशू जो है वो सरकार तक पहुँचाते हैं। तो सबसे बड़ी जो आज की ये बात थी कि हमने जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया है और इसमें मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारा जो संगठन बना है, इस संगठन की बागडोर जो है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी तक जो ट्रांसपोर्ट की जो दुर्दशा हो चुकी है पिछले टाइम से, जब से ये सरकार आई है तब से लेकर ट्रांसपोर्ट की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, वो आप लोगों से भी छुपी नहीं है। 28,000 गाड़ी आज जो है वो ब्लैक लिस्ट है। 28,000 गाड़ी जिसकी बागडोर पकड़ने के लिए, जिसका इशू हल करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है जो इस चीज़ को आगे लेकर चले। उसके लिए मैं ये भी बात थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि जिस समय पहले आपको बताया कि ये इशू उठा था ब्लैक लिस्ट का, उसमें स्कूटी कार भी है, आप लोगों की गाड़ी भी जो है उसमें ब्लैक लिस्ट है। तो उस समय हमने ये कहा था कि एक तो पीछे जो गाड़ी निकलती है उसके पीछे से जो फ़ोटो लिया जाता है और वो चलान का कारण बनता है, तो उस चीज़ के लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की थी। तो मुझे याद है उस समय डिवीजन कमिश्नर साहब को हम मिले हैं पूरी कमेटी, और हमारी अध्यक्षता जो है चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी ने की थी और बहुत बेखूबी के साथ उन्होंने उस समय किया था कि 85 गाड़ियाँ, मतलब 85 चलान, एक गाड़ी को अगर 85 चलान होंगे तो भी वो गाड़ी जो है ब्लैक लिस्ट नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जो बदकिस्मती ये है कि आज अगर एक चलान भी हो रहा है तो गाड़ी जो है ब्लैक लिस्ट होगी, जिस वजह से हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट के जो हमें ये जिन्होंने हमें ताकत दी है कि हमें प्रेसिडेंट बनाया है, और हम लोगों ने सबने मिलकर पूरे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र ने मिलकर सरदार अजीत सिंह जी को एक ही आवाज़ में अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। मैं इस सारे सिलसिले में सरदार महेंद्र सिंह जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दीपक जी, राजेंद्र शर्मा जी, शेर सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी, मनवीर सिंह जी, अपने हमारे राजा जी हैं, ये अंकुर वैद जी, अनिल जी, ये सारे लोग जो है ट्रक यूनियन के खासकर प्रेसिडेंट पटुआ से जो है उनकी पूरी एक टीम आई हुई है। तो इन लोगों ने, हमारा शाम ग्रुप है, RS पूरा ग्रुप है, इनके प्रेसिडेंट जो है वो भी यहाँ बैठे हुए, सब लोगों ने, ऑटो यूनियन है, मेटाडोर यूनियन है, इन सब लोगों ने एक ही आवाज़ में तय किया कि हमारा चेयरमैन जो है आगे सरदार अजीत सिंह जी होंगे। और उस वजह से हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये घोषित करना चाहते हैं कि आज के बाद हमारी बागडोर जो है हमारे इस ग्रुप की, उसकी चेयरमैन की अध्यक्षता जो है वो सरदार अजीत सिंह के पास है। तो जैसे मैंने कहा है कि एक बहुत बड़ा इशू जो कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए आज एक खाई की तरह बन चुका है, वो है कि गाड़ी निकलती है घर से, पीछे से फोटो उसका खींचा जाता है, उस गाड़ी का चलान होता है और वो ब्लैक लिस्ट होती है। ऐसी 28,000 गाड़ियाँ, और इसके बाद उनका बेस भी क्या है कि वो पीछे से फोटो खींचा जाता है। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जैसे कि ई-बसेस आई, ई-बसेस का इन्होंने किया है कि हर एक रूट पर बेशुमार गाड़ियाँ, पहले जब अजीत सिंह जी थे तो लिमिटेड गाड़ियाँ की जो है परमिशन दी गई थी कि गाड़ियाँ 2, 4, 5 एक रूट में चलेगी। आज की तारीख में वो रूट सारे कवर कर चुकी है ई-बसेस। और मेरा ये मानना है कि जब पूरा बेरोज़गार तबका जो है हमारा, उन्होंने एक पढ़े लिखे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे जो है वो हैं हमारे, जो ट्रांसपोर्ट में आए, हमने सरकार से नौकरी नहीं मांगी, हमें सरकार से नौकरी नहीं मिली, अपनी इन्वेस्टमेंट अपने कर्जे पे बैंक से या प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लेकर हमने अपना रोज़गार बनाया था। सरकार को चाहिए
कि जो रोज़गार वो दे नहीं सकते, वो रोज़गार जो हम खुद जनरेट कर रहे हैं, हमारे रोज़गार को छीना ना जाए। और उसमें एक बहुत बड़ी सेल जो है वो गवर्नमेंट ने लगाई है कि जो ई बसेस लगा के आज हमारा टोटली ट्रांसपोर्ट का जो है वो टोटली बेड़ा कर दिया है। और उसमें क्या है, देखिए एक वो लेडीज़ जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी ले रही है, उसको भी जो है ई बसेस में फ्री है। इसकी एक कैटेगरी बननी चाहिए थी कि बीपीएल लोग जो हैं, ओल्ड एज लोग जो हैं, मीडियम लोग जो हैं, हैंडीकैप जो लोग हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी होनी चाहिए। अलबत्ता वो जो एक वीआईपी जिसको कि 4 गाड़ियाँ मिली हुई है, वो भी आज ई बस में बैठना चाहती है और वो बैठ के फ्री सर्विस लेना चाहती है। अगर ये सर्विस गवर्नमेंट को अगर इतना ही ये है कि लोगों को फ्री देना है, तो फिर सबको होना चाहिए। उसमें जो मैंने कहा है कि बीपीएल भी होना चाहिए, उसमें हैंडीकैप भी होना चाहिए, उसमें ओल्ड एज भी होना चाहिए, उसमें मीडिया भी होना चाहिए। इस किस्म का जो है ये कैटेगरी बननी चाहिए ताकि लोगों को सबको ये फैसिलिटी मिल सके। गवर्नमेंट हमें हर अड्डे में जैसे मैं रेलवे स्टेशन से हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए के करीब किराया देता हूँ। हमारा एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन है, वो भी 1 करोड़ रुपये किराया देते हैं 1 साल में। तो इसी तरह हर एक अड्डे पर अड्डा फीस दी जाती है, और चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो हमारा बेरोज में बस स्टैंड है, कोई भी अड्डा है, हम उस अड्डे की फीस देते हैं। तो अगर उस अड्डे की फीस लेने वाली अथॉरिटियाँ जो है, एक छोटी सी पुली जो है, आज देखिए कि पूरा बस स्टैंड एक पुली पर डिपेंड है, जो कि पुली टूटी हुई है, और कितनी कोशिश करने के बाद जो भी वो एक सिर्फ मैं ये छोटी सी बात है, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से एक छोटी सी बात रखो कि पुली की बात कर रहा हूँ। तो पोजीशन ये है कि टोल टैक्स हमारे से, हर एक टैक्स हमारे से, हर फैसिलिटी हमारे ऊपर, इलेक्शन आती है या कोई इवेंट आता है तो हमारी गाड़ी जा रही है जिसकी करोड़ों रुपये पेमेंट जो है अभी तक बैलेंस है। हर एक वो, चाहे अब जंग छिड़ी थी तो बॉर्डर पे कौन जा रहा है गाड़ी रेस्क्यू करने के लिए लोगों को, वो ट्रांसपोर्टर है। लेकिन जहाँ से ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलती है वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता भी ठीक नहीं किया जा सकता। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्टर को कोई ऐसी साजिश के तहत टोटली ख़त्म करने की साजिश की जा रही है कि ट्रांसपोर्ट जो है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है, ये कैसे ख़त्म हो। तो इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन इस सरकार का नज़रिया जो है वो ट्रांसपोर्टर के मतलब क्या है, ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में आना चाहिए। कोई ऐसे इशू आने चाहिए सामने कि बेसिकली जो ये ट्रांसपोर्टर है, जो कि रीढ़ की हड्डी मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं कि अगर ये रीढ़ की हड्डी है, लोगों की फैसिलिटी के लिए ट्रांसपोर्ट है, तो इसकी फैसिलिटी के लिए क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत एक दुखद इंसिडेंट हुआ पहलगाम का। पहलगाम में जो हुआ वो बहुत शर्मनाक था। वो पूरे हिंदुस्तान का, हमारा खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों का सर शर्म से झुक गया और लोगों के घर तबाह हो गए। उसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किया और उसका जो है हर्जाना हम अभी तक भुगत रहे हैं कि टूरिस्ट नाम की कोई चीज़ जो है आज जम्मू कश्मीर में नहीं आ रही। टूरिस्ट ट्रेड पूरा, चाहे वो ट्रेडर्स है, चाहे वो शॉपकीपर है, वो बर्बाद हो गया, और ट्रांसपोर्टर तो टोटली बर्बाद हो गया। ट्रांसपोर्ट को देखिए, ट्रांसपोर्ट पूरा खड़ा था, आज भी खड़ा है, और हम भारत सरकार को इसकी शाबाशी देते हैं कि पाकिस्तान की जो उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई है वो एक मुबारक की बात है। लेकिन इसके बाद इसी बात में मैं जोड़ता हुआ ये कहूँगा कि अमरनाथ यात्रा, हमने सोचा नहीं था कि अमरनाथ यात्रा भी हो सकती है इस साल, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, जे.एंड.के गवर्नमेंट, जे.एंड.के के हमारे माननीय एलजी साहब, प्रशासन ने, पूरा सिक्योरिटी फोर्सेज ने वो यात्रा जो है कंप्लीट कराई। चाहे वो यात्रा कुछ ही परसेंट है, मतलब 20% के करीब वो यात्रा हुई है, लेकिन ये एक मुबारक की बात थी कि उन्होंने ये यात्रा कराई। और पूरा ट्रांसपोर्टर, मेरे ख्याल कश्मीर में भी आम लोगों ने उसका स्वागत किया है, पूरा ट्रांसपोर्टर इसके साथ खड़ा रहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम हर दुख सुख में ट्रांसपोर्टर खड़ा है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए इस सरकार को, भारत सरकार को कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए, इस जे.एंड.के गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो तबका है, जो लोगों के काम आता है, अगर किसी ने स्कूल जाना है, अगर कोई बीमार है, लेबर यहाँ से वहाँ जा रही है, कोई भी काम ट्रांसपोर्ट के बिना नहीं है। और अगर ये ट्रांसपोर्टर उस अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, तो इस ट्रांसपोर्टर के लिए कोई स्पेशल पैकेज होना चाहिए, कोई ऐसा पैकेज आना चाहिए जिसमें हमारे टैक्सेस जो है माफ हों, ऐसा पैकेज आना चाहिए
कि हमारे जो लोन है उनमें 2-2, 4-4 किस्तें ही चाहे आप इस समय छोड़ना चाहें, वो उसको एक घोषित करना चाहिए कि इस टाइम का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कुछ ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जिससे ये ट्रांसपोर्ट जो है ये बढ़ सके। तो मेरा ये कहना है कि अच्छा देखिए, वंदे भारत ट्रेन जो है, पहले सबसे ये बड़ी बात थी कि हर एक ट्रेन जो है जो जम्मू आके रुकती थी तो पूरा जम्मू इस पर जिंदा था, ट्रांसपोर्ट जिंदा था। जम्मू में लोग आते थे, सारे बाज़ारों में जाते थे, सारा बाज़ार जो है उसमें जो है बेनिफिट लेता था। लेकिन आज की जो हमारी बदकिस्मती है कि धीरे धीरे सभी ट्रेन जो है कटरा पहुंच गई और अब कटरा से कश्मीर पहुंच गई। हम तरक्की के खिलाफ नहीं है, तरक्की होनी चाहिए, तरक्की होती रहेगी, हम उसके साथ हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि हर तरक्की के साथ, देखिए गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती थी कि जिस जगह से कोई रेडी फड़ी उठाई है उनको एक पक्की दुकान दी जाती है, ऐसा हुआ है जम्मू। तो अगर ट्रांसपोर्टर्स पिस रहा है, अगर ट्रांसपोर्टर्स जो है अगर ट्रेन जाने से कुछ उसका इतना बड़ा लॉस हुआ है तो उसकी लॉस की भरपाई करने के लिए पूरे जम्मू के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे हमें बेनिफिट हो। और मैं ये समझता हूँ कि वंदे भारत ट्रेन जो है अगर कश्मीर कटरा से जा रही है कश्मीर, तो उसका एक बेनिफिट है कि कटरा तक लोग आएंगे, फिर वो ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे, टैक्सी को करेंगे, बस को करेंगे, वो जम्मू आएंगे और जम्मू पर रुक सकते हैं जम्मू को देखने के लिए। लेकिन अगर वो ट्रेन सीधी दिल्ली से श्रीनगर पहुंचती है और श्रीनगर से दिल्ली पहुंचती है तो उस ट्रेन का जम्मू वालों को कोई फायदा नहीं होगा। तो ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन जम्मू से नहीं चलनी चाहिए, ये ट्रेन जो है कटरा से चलनी चाहिए। और इसके अलावा इंटरस्टेट में जो यहाँ पर आकर टेम्पो ट्रैवलर और बहुत सी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर टैक्सी, इवन के बसें जो काम करती है वो एक बार टैक्स दे के आती है, उसके बाद यहाँ से जाती नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ का जम्मू का है तो पूरी तरह क्रश हो चुका है। उसके लिए हमने सरकार को बोला था इन गाड़ियों को चेक कीजिए, इवन ये उसमें हमने इनको नंबरिंग भी दी थी कौन सी गाड़ियाँ बाहर से आई हैं। कुछ गाड़ियाँ को चलान हुए या कुछ गाड़ियाँ सीज हुई, लेकिन उस पर भी अभी बहुत बड़ा काम करना बाकी है, तो सरकार को इसमें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, तो शायद आप भी महसूस करते होंगे कि जो बस अड्डा जो है नरवाल में बना है, वहाँ पर बस जो बाहर से आती है वो वहाँ पर अनलोड होती है, वो बस स्टैंड में नहीं पहुँचती। इस बस स्टैंड के लिए कि ये बस स्टैंड जम्मू में होना चाहिए, इस बस स्टैंड को जम्मू में खड़ा होना चाहिए पूरा ट्रेडर्स जो है, और हमने भी पूरी इस पर बहुत जद्दोजहद की कि बस स्टैंड जो है जम्मू में होना चाहिए। और ये बस स्टैंड जो नया बना है ये भी हम लोगों की, सब लोगों की एक सोच और उसकी एक कोशिश थी जो जिसकी ये दे रहे हैं। अगर ये बसें यहाँ जम्मू में आकर इस जगह पर जम्मू के बस अड्डे पर आकर अनलोड होती है, जैसे कि शाम को तो आती है लोड होने के लिए, सुबह क्यों नहीं आती? अगर ये सुबह बसें यहाँ आके अनलोड हो 10 बजे तक इनका टाइम होना चाहिए, ताकि यहाँ पर ट्रेडर्स को बेनिफिट हो सके, यहाँ का जो ट्रांसपोर्टर्स है उसको बेनिफिट हो सके। थैंक यू सर। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ? देखो जी, मैं डोगरी में बात हाँ करूँ, ठीक है मर्जी करो। जो मोबाइल को फोन ये बात इलीगल है तो तुम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खड़काते? देखिए मेरी सुनिए, इस बात के लिए उस समय सरकार ने माना था कि ये जो चालान है ड्राइवर को पता होना चाहिए कि ये चालान किस बात का है। ड्राइवर को पता ही नहीं है, एक चलती बस में वो ड्राइवर, अभी आप देखिए कि कैसे पता चलेगा। सर मेरा सवाल है कि ये तो फोन को चलान खिंचा रहे वो इलीगल है जी, अगर जगह तुम्हारे कहने में तो तुम कोर्ट का दरवाजा क्यों देखिए नहीं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज मैं क्योंकि कोर्ट की बात है तो यहाँ मैं मुझे बोलना शायद ठीक नहीं लग रहा होगा, कोर्ट के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूँ तो बेहतर रहेगा, लेकिन कोशिश की गई, इसमें भी कोशिश की गई है, वहाँ से भी रिजेक्शन हुई और कुछ ऐसी इन्होंने पॉलिसी की है कि ये गाड़ियाँ जो है शायद अब इसको क्राइम ब्रांच जो है इसको देख रहा है। देखिए ट्रांसपोर्ट का इशू है और अब ये चलाने जो है इसको देख रहा है क्राइम ब्रांच देख रहा है, ये कहाँ तक वाजिब है। और अगर
एक फैसला हुआ था कि 85 चलान जब तक ना हो किसी गाड़ी की, वो ब्लैक लिस्ट नहीं होगी। तो आज देखिए कि एक चलान